हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कि आपको नाम से हो सकता है आपने सुना भी हुआ हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली गर्ल्स में पुबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाती है। अगर हम फीमेल प्राइमेट्स की बात करें जैसे मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, तो उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। और जब किसी गर्ल की लाइफ में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है जो जनरली पुबर्टी भी होती है, तो उसे हम बोलते हैं मिनार्क। और जब ये मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है अराउंड 45 टू 50 ईयर्स, तब हम इसे बोलते हैं मीनोपोज। तो मिनार्क से लेके मीनोपोज के बीच का जो टाइम है, उस टाइम के दौरान एक फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है, मीन्स वो बेबीज प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन मीनोपोज होने के बाद उसकी ये कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन है वो 28 टू 29 डेज के गैप पे, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 1 मंथ के गैप पे रिपीट होती है। और ये जो साइकिल ऑफ इवेंट्स है, मतलब ये जो सारी इसमें सीरीज चलती हैं एक मेंस्ट्रुएशन से लेके नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट होने तक, इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में आकर ओव्यूलेशन फेज कहलाता है। मीन्स अगर मान लो किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, तो उसके मिडिल यानी कि 14 डे पे हम मान सकते हैं कि वहाँ पे एग रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, और इस ग्राफ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, जो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर आपको ये ग्राफ क्लियर हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन सा दे देती हूँ, उसके बाद हम इसी ग्राफ के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल फेज की मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम इसको 3-4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज हम मान सकते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है। सेकेंड फेज हम मान सकते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। देन कम्स द ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी। तो ये 3 फेजेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इस कंप्लीट साइकिल के बाद यही स्टार्टिंग दोबारा से हो जाती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लगभग 28 डेज चलती है। तो इस ग्राफ में नीचे जो है हमें नंबर ऑफ डेज बता रखे हैं कि फर्स्ट डे क्या हुआ, थर्ड डे क्या हुआ, उनको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। तो नॉर्मली गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो ब्लीडिंग फेज है, वो 3 टू 5 डेज रहता है। बाकी इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हर एक की बॉडी, हर एक के हार्मोन्स का अलग अलग लेवल होता है। तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये जो फेज है इक्विवेलेंट चले। हो सकता है किसी के लिए 2 डेज भी रहे, किसी के लिए 3 भी रहे, किसी के लिए 5 भी, और किसी के लिए 6 डेज भी रह सकता है। तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी यूट्रस के अराउंड जो एंडोमेट्रियम की लेयर बन जाती है, लाइनिंग बन जाती है, अगर वो लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी तो जितनी भी ब्लड वेसल्स ने उसको आसपास से सराउंड किया हुआ है, वो सारी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, और वेजाइना के थ्रू वो ब्लड की फॉर्म में आता है। उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। और मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है? जब ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो जैसे कि मैं इसको आप एक आम भाषा में बता सकती हूँ कि अगर मान लो आपके घर किसी गेस्ट ने आना है, तो आप उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हो, काफ़ी सारे अपने घर में चेंजेस करोगे, कुछ तैयारियां करोगे। बट अगर वो गेस्ट नहीं आता तो हम वही सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, ख़राब कर देंगे। यही सेम चीज़ हमारी बॉडी में होती है कि जब हमारी बॉडी को ये लगता है कि उसके पास कोई नया मेहमान आ सकता है, मतलब बेबी बन सकता है, एग की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तो उस दौरान जो हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिक होती जाएगी, ताकि वो उस एम्ब्रियो को अपने अंदर सुरक्षित रख सके, 9 मंथ्स तक उसका पोषण कर सके। बट अगर वहाँ पे एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि एग तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता ही बनता है, लेकिन अगर उस एग को उस टाइम स्पर्म नहीं मिला, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो वो जो ओवम है उसके फर्टिलाइजेशन ना होने पर जो एंडोमेट्रियम की लेयर जो थिक हुई थी, वही लेयर अब बस्ट हो जाएगी। उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज बनी थी वो सब बस्ट हो जाएंगी, और उनके बस्ट होने की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग होगी, और उस ब्लीडिंग को हमने नाम दे दिया मेंस्ट्रुअल फ्लो, या मेंसेस भी जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं।
और मेंस्ट्रुएशन अगर किसी को नहीं हो रही तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है। बट यहाँ पे 100% इसके चांसेस भी नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी ही है। कई बार स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, या अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से, या किसी की पुअर हेल्थ है, एनीमिया है, और भी कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से कई बार मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो नहीं हो पाता। तो हम इसको सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी में ही मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, जो मैंने अभी आपको बताया ब्लीडिंग फेज होता है, उसके बाद यहाँ पे फॉलिकुलर फेज चलता है। फॉलिकुलर फेज जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। मीन्स ये जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है वो फॉलिकुलर फेज के दौरान होती है। यानी कि इसी फेज के दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं हमारे ओवरी के, वो मैच्योर होकर एक ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं, और इस दौरान एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो भी धीरे धीरे रीजनरेट, मतलब दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। मेंसेस के दौरान जो वो लेयर थी वो बस्ट आउट हो गई थी, तो प्रोलिफरेटिव फेज के बाद वो लेयर दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ओवरी में, यूट्रस में, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस दौरान हमारी बॉडी में दो टाइप के हॉर्मोन्स बनते हैं। वन आर द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एंड सेकेंड आर द ओवेरियन हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी हॉर्मोन्स मीन्स वो हॉर्मोन्स जिन्हें हमारे ब्रेन ने हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होकर प्रोड्यूस करना शुरू किया है। तो दो तरह के पिट्यूटरी हॉर्मोन्स बनते हैं, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। वन इज द FSH, अनदर वन इज द LH। और इसी तरह से जो ओवेरियन हार्मोन है वो भी टू टाइप के हैं, वन इज द एस्ट्रोजन, अनदर इज द प्रोजेस्ट्रोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, मीन्स मेंसेस वाले फेज के दौरान, तो उस टाइम FSH का लेवल ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है FSH का लेवल डाउन आ जाता है, और साइकिल के मिड में यानी कि 14th डे पर आकर FSH का लेवल जो है वो सर्टेनली इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली जो LH है, पहले उसका लेवल डाउन था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा और 14th डे पे आकर वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स FSH और LH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन फेज के दौरान अपने पीक लेवल पे होते हैं, और उसके बाद ये फिर से धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाते हैं। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसी चीज को यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाई हुई है कि सबसे पहले जो है फॉलिकल है, फॉलिकल की डेवलपमेंट हुई, प्राइमरी फॉलिकल बनी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन ग्राफियन फॉलिकल, और 14th डे पर आकर ओव्यूलेशन फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो अपने में से ओवम को रिलीज कर देगा। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट होगी, और थोड़े दिनों बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम भी रिग्रेस हो जाएगा, मीन्स डिग्रेड हो जाता है। और यहाँ पे आप ओवेरियन हॉर्मोन्स में भी देख सकते हैं कि जिस टाइम फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है उस टाइम एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और ओव्यूलेशन फेज पे वो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो फिर से डिक्रीज हो जाएगा, देन इट अगेन इंक्रीजेस। प्रोजेस्टेरोन का लेवल ओव्यूलेशन फेज तक कम रहता है, लेकिन जिस टाइम एंडोमेट्रियम लेयर थिक हो जाती है, मतलब जिस टाइम प्रेगनेंसी के चांसेस बन रहे होते हैं, उस टाइम प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि प्रेगनेंसी में वो हमारे यूट्रस में होने वाले चेंजेस के लिए हमारी बॉडी को मेंटली प्रिपेयर करता है। तो यही सब हॉर्मोन्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, फॉलिक्यूल्स की डेवलपमेंट हो रही है। तो जो चीज अभी हमने डायग्रामेटिकली देखी उसी चीज को यहाँ पर आप वर्ड्स में भी रीड आउट कर सकते हो। LH और FSH दोनों का लेवल 14th डे पे इंक्रीज हो जाता है, और LH की सिक्रीशन होने की वजह से क्या होगा, वहां पे LH सर्ज हो जाएगा। LH सर्ज का मतलब होता है जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी, वो ओवम को रिलीज कर देगी। दैट फेज इज नोन एज द ओव्यूलेशन फेज। एंड ओव्यूलेशन फेज के बाद ल्यूटियल फेज चलेगा, जिसमें जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। देन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज कर देगी, ताकि एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनिंग जो है वो मेंटेन रहे। और एंडोमेट्रियम इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो एम्ब्रियो के अराउंड एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे कि वो इजिली यूट्रस के साथ अटैच हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है।
और अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये वहीं पे रुक जाती है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। हर 28 डेज बाद यही साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ह्यूमन बींग्स में जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 45 टू 50 ईयर्स की एज के बीच में रुक जाती है, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए मेनोपॉज और मेनार्क का टाइम सेम ही हो सकता है किसी गर्ल की लाइफ में मेनार्क 10 ईयर्स में भी आ जाए, किसी में 12 में भी आ सकता है, किसी में 14 में भी। इसी तरह से जो मेनोपॉज है ये भी हो सकता है किसी लेडी की लाइफ में 40 डेज में भी हो, 40 ईयर्स में भी हो जाए, किसी की लाइफ में 42, 45, 50। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है।